हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंध का पार्ट 14 को कवर करेंगे और पार्ट 1 से लेकर 13 तक का वीडियो स्टेटर का मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को उस वीडियो को रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे चैनल पर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है, हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक, ठीक है, और फैक्टर और एलिमेंट्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग को पूंजी ढांचे का जितने भी इफेक्टिव तत्व है उनके बारे में पता चल सके कि पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पूंजी ढांचा को मतलब प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उस पर, ठीक है। किसी न किसी तरह से वो कैपिटल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालने का कार्य करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूंजी ढांचे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक व्यावसायिक इकाई जिसमें कंपनी भी सम्मिलित है और भी की हावी प्रवृत्ति व सफलता काफी सीमा तक पूंजी ढांचे पर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी व्यावसायिक इकाई या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सफलता है वो काफी सीमा तक मतलब काफी हद तक कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अतः पूंजी ढांचे को निर्धारित करते समय अनेक तत्वों पर विचार करना आवश्यक होता है। इसलिए जब हम पूंजी ढांचा को निर्धारित करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स सामने आते हैं, उनका सोच विचार करने के पश्चात ही हम लोग पूंजी ढांचा का निर्माण करते हैं। एक कंपनी के पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं कि किसी भी एक कंपनी या किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करने वाले जो घटक है वो निम्नलिखित है, जो कि पॉइंट वाइज पॉइंट करके मैंने लिख रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इज रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन। पूंजी ढांचे का चयन करते समय भावी रोकड़ स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी मतलब कैश का जो ये रिक्वायरमेंट है या कैश का जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पूंजी ढांचे का जो निर्माण करते हैं। रोकड़ स्थिति बहुत सुदृढ़ होने पर ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऋण पूंजी का पर ब्याज और मूल राशि को वापसी के लिए बहुत अधिक रोकड़ की आवश्यकता होती है। जब भी हम लोग रोकड़ स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं तभी जाकर ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहिए, ताकि क्योंकि जब ऋण लेते हैं तो उसका ब्याज सहित मूल वापस करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है, रोकड़ की आवश्यकता होती है, कैश की आवश्यकता होती है। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड इज ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस अनुपात की सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि ब्याज के भुगतान के लिए प्राप्त राशि अर्थात EBIT ब्याज की राशि के कितने गुण है, और यह अनुपात जितना अधिक होगा और कंपनी की ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा कंपनी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका जो ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता वो भी अधिक हो जाएगा। इस अनुपात को गणना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। इसका जो एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBIT अपॉन में इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ICR अर्थात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अधिक होने पर भी कंपनी को रोकड़ स्थिति कमजोर हो। सच पूछा जाए तो यह अनुपात कंपनी को ब्याज भुगतान क्षमता को उपयुक्त माप नहीं है, इसके साथ साथ रोकड़ की स्थिति को भी देखा जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड है निवेश पर आय, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग छोटा मोटा या बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर क्या रिटर्न आता है, कितनी मात्रा में आता है, कितनी परसेंटेज में आता है, उसके बारे में मतलब उसको देखते हुए ही हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। नहीं तो ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालता है। एक कंपनी की निवेश पर आय जितनी अधिक होगी वह उतनी ही ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती है। इनका अगर उसका आय अधिक होगा, अगर उसका इनकम अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा होता होगा, तो वह ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता भी ज़्यादा रखता होगा, ठीक है। निवेश पर आय की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। ROI इज इक्वल टू FBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। तो 4 है कर की दर, टैक्स रेट। कर की दर ऋण की लागत को प्रभावित करती है, यानी कर की जो दर होती है वो ऋण की लागत को प्रभावित करती है, और कर की दर जितनी अधिक होगी ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाती है। और इसका कारण ऋण पूंजी के पर ब्याज की कंपनी के खर्च मानकर लाभों से घटाया जाना और कर की बचत करना। 5 पॉइंट है ऋण की लागत। ऋण की लागत, कंपनी की ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि ऋण पूंजी पर ब्याज की दर कम है तो कंपनी अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग कर सकती है, अन्यथा इसके विपरीत होता है। फिर है 6 नंबर पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। पूंजी ढांचे के निर्माण में समता पूंजी की लागत पर विचार करना बहुत आवश्यक होता है। पूंजी के सभी साधन की लागत समान नहीं होते, जितने भी जहाँ से कैपिटल का सोर्स है वो सभी के जो जितने भी रिसोर्सेस है बिजनेस उनका सबका कॉस्ट इक्वल नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। कुछ साधन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, कुछ साधन बहुत चीप होते हैं, कुछ साधन बहुत महंगे होते हैं, कुछ साधन बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वाधिकार अंशों और ऋण पत्रों की तुलना में समता अंशों की निर्माण पूंजी लागत अधिक होती है।
ठीक है, मतलब पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर के और डिवेंचर की तुलना में जो इक्विटी शेयर होता है उसका इशू करना ज़्यादा मतलब अधिक लागत होता है, ठीक है। उसका 7 नंबर है व्यवसाय की प्राकृतिक नेचर ऑफ बिजनेस। किसी नवीन प्रवर्तित उपक्रम में पूंजी के स्वरूप को निर्धारित करने पर व्यवसाय की प्रगति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। व्यवसाय का नेचर है, और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें उत्पादन एवं विक्रय निरंतर वर्ष पर्यंत होता रहता है। यानी कि कुछ ऐसा व्यवसाय है, कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि मतलब पूरे ईयर यानी कि 12 ईयर्स हमेशा वो प्रोडक्शन और जो सेल्स का कार्य है वो हमेशा चलता ही रहता है, उसके अंदर वो कभी स्टॉप नहीं होता है। इसके विपरीत कतई भी अन्य अन्य व्यवसाय मौसमी सीजनल नेचर के होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि सीजन पर डिपेंड करते हैं। जब वो सीजन आएगा तो उनका मतलब ये बिक्री होगा, उत्पादन होगा, ठीक है। तो अतः पूंजी ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि मौसम के अनुसार पूंजी का औसत नियोजन किया सके। पूंजी ढांचा इस प्रकार होना चाहिए ताकि वो मौसम के अनुसार पूंजी की व्यवस्था कर सके। स्पष्ट है कि पूंजी दीर्घकालीन साधनों का बजाय पूंजी के अल्पकालीन साधनों को अधिक महत्व ऐसी दिशा में देना चाहिए, क्योंकि जब सीजनल नेचर का होगा व्यवसाय तो उसको दीर्घकालीन के अपेक्षा अल्पकालीन साधनों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। फिर से 8 नंबर जो है व्यवसाय की स्थिति का आकार, व्यवसाय की स्थिति एवं आकार, ठीक है। स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के आकार पर पूंजी की मात्रा निर्भर करती है। छोटे आकार वाले व्यवसाय को कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी जैसा व्यवसाय का आकार रहेगा उसी के अनुसार कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर छोटा व्यवसाय है तो उसमें कम पूंजी की आवश्यकता होगी, अगर बड़ा व्यवसाय है तो उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि बड़े आकार वाले व्यवसाय में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अच्छी साख और अच्छे संगठन वाले व्यवसाय का आसानी से वित्तीय साधन उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि नए व्यवसाय के लिए वित्तीय साधन विकसित करना कठिन होता है, क्योंकि जो पहले से मार्केट में रन कर रहे हैं तो उसका अच्छा खासा उसको एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपना कैपिटल का रिसोर्स अच्छा से समझ सकते हैं और उसको मतलब गेन कर सकते हैं। परंतु जो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट होकर रनिंग कर रहा है, तो उसके लिए जो वित्तीय साधन एकत्रित करना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टीज बड़ा हो सकता है। फिर 9 जो नंबर है वह जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ जोखिम करके व्यवसाय की अनिश्चितता व जोखिम की पूंजी ढांचे को प्रारूप को प्रभावित करती है। अगर व्यवसाय में किस प्रकार का जोखिम होता है तो वो पूंजी ढांचे को इफेक्ट करता ही करता है। अधिक जोखिम वाले व्यवसाय जो स्वामी पूंजी ऑनर्स कैपिटल पर अधिक आश्रित रहते हैं, इसके विपरीत कम पूंजी वाले व्यवसाय ऋण पूंजी पर निर्भर करते हैं, ठीक है। 10 नंबर है व्यवसाय की आय, इनकम ऑफ बिजनेस। सभी व्यवसाय में आय का संभावना एक जैसी नहीं होती है। कोई व्यवसाय का आकार छोटा होता है, कोई व्यवसाय का आकार बड़ा होता है, तो सबका अपना अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही व्यवसाय की अर्निंग होती है, व्यवसाय का इनकम होता है, ठीक है। तो हर एक जितने भी बिजनेस होते हैं मार्केट के अंतर्गत वो सबका अपना अपना अलग अलग एक अर्निंग का दरिया होता है, ठीक है। कुछ व्यवसाय में आय की संभावना निश्चित नियमित और स्पष्ट होती है, और कुछ व्यवसाय में आय की संभावना अनिश्चित और अनियमित होती है। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनका मतलब जो आय का जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स होता है, नियमित होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है कि हाँ इतना आना है और किसी भी कीमत में इतना आएगा पैसा, ठीक है। परंतु कुछ ऐसा व्यवसाय जो बिजनेस होते हैं मार्केट में वो उनका जो आय का संभावना होता है वो अनियमित और अनिश्चित होते हैं, ठीक है। वो आ भी सकते नहीं भी आ सकते, ठीक है। और व्यवसाय की आय की संभावनाओं के अनुरूप ही पूंजी ढांचे का निर्माण करना चाहिए। उनकी व्यवसाय का कैसा आय है, आय का कैसा उसका क्षमता है, कितना वो आय अर्निंग कर रहा है, कितना वो इनकम अर्निंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए। जिस व्यवसाय में आय का अनिश्चितता अनियमितता होता है उसके ऋण पूंजी के निर्माण का जोखिम नहीं उठाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्याज और मूलधन के भुगतान में कठिनाई हो जा सकता है। और मान लीजिए उसका इनकम ही अनरेगुलरिटी है, मतलब अनिश्चित है, तो उसको ऋण पूंजी का निर्गमित नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको तो ब्याज और मूलधन दोनों भुगतान करना पड़ेगा, जो कि उसको भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उसको इनकम जो है फिक्स नहीं है, ठीक है, वो अनियमित है, अनरेगुलर है, ठीक है। तो ऐसे व्यवसायों में समता अंश पूंजी निगमित करना चाहिए। तो ऐसे व्यवसाय में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इशू करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।